आज की इलस्ट्रेशन करते हैं। आज की इलस्ट्रेशन बड़ी मजेदार है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम भी बड़ा अच्छा है। कन्वर्टर। आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कन्वर्टर का क्या मतलब होता है? कौन जानता है? कन्वर्टर का एक फॉर्म मतलब से होता दूसरे है फॉर्म में। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाने वाला। ठीक है, जैसे ये, इसको हम एक कन्वर्टर समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से कोई चीज डालेंगे, मान लो हम यहां से समोसा डालेंगे, ठीक है, और यहां से कैश निकलेगा, तो ये क्या है? ये है हमारा कन्वर्टर। यहां से कुछ चीज डालो और जो यहां से कैश निकाले उसको कन्वर्टर कहते हैं। देखो, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप एक बेचारा बनकर रहते हैं या फिर एक मिलियनियर बनते हैं। या तो आप एक बेचारा बनकर रह जाते हैं या फिर एक मिलियनियर बन जाते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट बी बोथ। या तो आप बहुत कामयाब होते हैं, ठीक है, या आप बिल्कुल नीचे रह जाते हैं। आप ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोई मिलियनियर कब बनता है और कोई बेचारा कब रह जाता है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं पहले, फिर हम कन्वर्टर पर आएंगे। वैसे अगर हम आज की इलस्ट्रेशन का नाम कैश कन्वर्टर समझ लें, जो हर चीज को कैश में कन्वर्ट कर देता है। आज हम सीखेंगे उस इंसान के बारे में जो हर चीज को कैश में कन्वर्ट कर देता है, जिसको पैसा बनाना आता है। द वर्ड इज बनाना। जो मेन चीज है वो है हाउ टू कन्वर्ट। देखते हैं कुछ चीजें, हम कन्वर्ट पर आएंगे उससे पहले थोड़ी सी मेंटलिटी समझ लेते हैं। मेंटलिटी किसकी समझ लेते हैं? ये है पुअर, है ना, ये है रिच। हमने आज तक सब इलस्ट्रेशन की, ये इन दोनों शब्दों पर हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। आज पहली बार हम पुअर और रिच पर चर्चा कर रहे हैं। पुअर कौन होता है, गरीब कौन होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जानते हो गरीब कौन होता है? जो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी है, सन्यासी देखें, साधु देखें, उन साधु सन्यासियों में एक चीज आपने नोटिस की है, वो पतले होते हैं, थकते नहीं है, चलते हैं पैदल, परेशान नहीं होते, जल्दी बीमार नहीं होते, ना जुकाम होता है, ना टीबी होती है, ना कैंसर होता है, ना शुगर होती है, ना कुछ होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते। अब ये साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। जिनके बच्चे होते हैं वो बीमार होते हैं। जिनके बच्चे होते हैं उन्हें बीपी होता है, उन्हें और कई जो जमाने भर की बीमारियों के आप नाम ले लो, सारी बीमारियां उनको होती हैं जिनके बच्चे होते हैं। कारण बच्चे नहीं है, कारण है उन पर निर्भर रहना। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, बहुत कम, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता। आप अगर आप मुकेश अंबानी को छोड़ दें, है ना, तो आपने एक चीज देखी होगी, ज्यादातर अमीर लोगों, ना वो शादी करते हैं, ना उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, और अगर वो शादी कर भी लें तो तलाक हो जाते हैं। अगर उनके बच्चे हों भी तो उनको कोई ज्यादा परवाह नहीं होती बच्चों की। उनकी मेंटलिटी साधुओं वाली होती है। पुअर इंसान, गरीब इंसान बीमार क्यों रहता है? क्योंकि जब कुछ लोगों के बच्चे होते हैं और वो सोचते हैं यार मेरा बच्चा मुझे संभालेगा, मेरा बच्चा मुझे, है ना, मेरा ध्यान रखेगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, तो ये मुझे सहारा देगा। दूसरी तरफ वो लोग गलत भी नहीं होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी कमाई, जितने भी उनके पास पैसे होते हैं, जितने भी उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए होते हैं, या जितनी भी वो मेहनत करके पैसा घर लाते हैं, सारा पैसा वो किस पर लगाते हैं? अपने बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके कपड़ों पर, उनकी रोजी रोटी पर, उनके इलाज पर। उनको गाड़ी लेकर देते हैं, पेट्रोल डलवा के देते हैं, तो बेशक वो उम्मीद तो करेंगे ना कि भाई तुम हमें पालो। लेकिन उम्मीद से क्या होता है, इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसके उल्टा,
कभी कभी करके देखना। जिस वजह से मेरे पिताजी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, आप उस फॉर्मूले को अपना कर देखो, अकेले होकर देखो। जब आपको पता है ना कि मैं, मेरा ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है, तो आप बीमार नहीं होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 10-15 सालों से जुकाम तक नहीं हुआ है, मुझे कुछ जुकाम तक नहीं होता है, मुझे कुछ होता ही नहीं है कभी भी। मेरे साथ रहने वाले लोग हैरान होते हैं कि तू कभी बीमार ही नहीं होता। मैं सच में कभी बीमार नहीं होता। कारण मुझे पता है, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ लो, पूरा अमीर और गरीबी का सारा फॉर्मूला तुम्हारी समझ में आ जाएगा। डोंट डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन, इवन ऑन योर पेरेंट्स। अब तुम थोड़ा और होश में आओ कि बच्चे तो चलो बात की बात है, अभी आप किसके ऊपर निर्भर हो? पेरेंट्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, के माँ बाप ध्यान रखेंगे। माँ बाप हैं, वो तुम्हारी ताकत को चूस लेते हैं, अमीर बनने की ताकत को, अमीर होने के जुनून को वो छोटा कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। दोस्त मत बनाओ, दोस्त दोस्त तुम्हें कमजोर कर देता है, दोस्त तुम्हें निकम्मा कर देता है, अपाहिज कर देता है। दोस्त कहता है रुक चलते हैं। दोस्त का मूड और तुम्हारा मूड एक साथ एक काम के लिए तैयार हो, ये बहुत कम होगा। लोन है ना, कुछ लोग लोन लेते हैं, आपने देखा है? गरीब की पहचान ही है लोन। गरीब लोग बहुत लोन लेते हैं। फिर कुछ चीजें मैं और लिखने जा रहा हूं, हम कन्वर्टर पर आएंगे, पहले थोड़ी मेंटेलिटी को समझ लेते हैं। डोंट बी हैप्पी, डोंट बी हैप्पी। अगर आप एक कन्वर्टर बनना चाहते हैं जो हर चीज को पैसे में कन्वर्ट कर ले, तो पहले इस चीज को सीखो कि गरीबी में खुश नहीं रहना है। जो लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि बेटा पैसा तो हाथ हाथ की मैल होता है, अरे खुश रहना जरूरी है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती। बहुत अमीर लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते, वो उन्होंने उन्होंने कभी अमीर लोग नहीं देखे, अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हें गलत सलाह दी जाती है। पहली एक चीज समझ लो, अगर तुम गरीब हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दुखी रहो, इस पॉइंट को समझो। डोंट बी हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि बी सैड, बी इन ग्रीफ, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुख में जकड़े रहो। डोंट बी हैप्पी का मतलब है फालतू में खुश होना, ऐसे मस्त रहना कि अरे, मतलब अगर तुम्हें गरीबी चुभ नहीं रही है, अगर तुम्हें गरीबी गुस्सा नहीं चढ़ा रही है और तुम उसमें एडजस्ट होना सीख गए हो, तो ये एक बहुत भयानक दलदल है। तुम्हें एक ऐसे बैठना है जैसे तुमने जहर पी लिया हो, गुस्से में। परेशान नहीं, परेशान नहीं, मेरे एक एक शब्द को पकड़ना। परेशान नहीं, गुस्से में। माँ बाप से लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, खाने की प्लेट उठा के पटकनी नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। हंस सकते हो, परिवार के साथ बोलो, खुश रहो, दिखने में तुम बिल्कुल दुखी नहीं लगने चाहिए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी गरीबी में संतुष्ट नहीं रहना है। रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अगर तुम्हें ये मेंटेलिटी समझ गए हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आगे भी चलकर हम देखते रहेंगे। व्हाट इज रिच माइंडसेट? अमीर आदमी पागल होता है, गुस्से में होता है, उसे हंसी नहीं आ रही होती छोटी छोटी बातों पर, वो एंजॉय नहीं कर रहा होता साइकिल चलाने को, वो नहरों में नहीं नहाता है, उसे खेतों में घूमने का मजा नहीं आ रहा होता है। वो ये नहीं कहता अरे जिंदगी के मजे लेने चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। अरे नहीं, जब तक तुम फोकस्ड नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रिच पीपल आर कमिटेड, द वर्ड इज कमिटेड। उन्होंने कसम खाई होती है, वो वचनबद्ध होते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता गरीबी में, उन्हें अपना कमरा अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें अपने कपड़े पसंद नहीं होते, उन्हें वो साइकिल पसंद नहीं होती जिस पर वो घूम रहे होते हैं। अगर तुम्हें अमीर होना है तो तुम्हें गरीबी से नफरत करनी पड़ेगी भाई, नफरत, तुम्हें सच में नफरत करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम परिवार पे चिल्लाते फिरो या दोस्तों पे चिल्लाते फिरो या उनको बोलो हाँ भाई सुनो नफरत करनी चाहिए अमीरी में खुश, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो आगे जाके दोस्तों को भाषण दो। अपने अंदर जहर की तरह उसे अपने अंदर रखो। जैसे शिव भगवान ने जहर पिया ना, गले में रखा ना, ऐसे रखो। तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए,
गरीबी में नींद नहीं आनी चाहिए, गरीबी में चैन नहीं आना चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं है। अगर तुम गरीबी में एडजस्ट होना सीख गए तो भैया तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। रिच लोग कमिटेड होते हैं, पुअर पीपल क्या करते हैं, दे जस्ट वांट टू बी रिच, है ना। पुअर लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं, आ हा सुहाने सपने, एक दिन होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। ये होता है चाहना। चाहने से क्या होता है बाबू, चाहने से होता है कुछ। जिनका people with a rich mindset are clear that they want wealth, जिनके पास एक क्लियर माइंडसेट होता है कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए, और जब तक वो मुझे नहीं मिल रहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, तुम अकेले में बैठ के रोवो कि मैं अमीर क्यों नहीं हूं। तुम्हें इस पर्सनैलिटी को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अमीर होने के लिए तुम्हें चाहिए फोकस, करेज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, 100% एफर्ट और नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी पीछे नहीं हटूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाऊं मैं नहीं रुकूंगा। हर अमीर सोच वाला इंसान जानता है अमीर होना एक आदमी की बात नहीं है, ये एक बहुत सारे लोगों की कोशिश मिलकर तुम्हें अमीर करती है। और तुम्हें अपने लिए अमीर नहीं होना है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है कि मुझे दूसरों के लिए अमीर होना है, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अमीर होना है, जिनकी मुझे अमीर होकर मदद करनी है। और उनसे सहारे की उम्मीद मत रखो। ये मत सोचो कि वो भी मेरी तरह सोचे, नहीं नहीं सोचेंगे, तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अमीर इंसान सोचता है मैं कार तक कैसे पहुंचूं, मुझे कार कैसे मिलेगी, मैं कैसे पैसे कमाऊं। गरीब आदमी सोचता है कार वाला दोस्त कहां ढूंढूं। समझ रहे हो ना। अमीर आदमी सोचता है मेरे पास कार कहां से आएगी, मैं कार के लिए पैसे कहां से इकट्ठे करूं, मैं कौन सा काम करूं कि मुझे पैसे मिले, उनमें पैसों को कैसे सेव करूं और कितने सेव करूं ताकि मैं फलानी कार खरीद सकूं। गरीब सोचता है कौन इतना सोचे, सिंपल सा तरीका है, एक आदमी ढूंढते हैं जिसके पास पैसा हो, उससे पैसे मांग लेंगे, सिंपल। क्या तुम दिन में 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हो? हाँ, अमीर लोग तैयार होते हैं। क्या तुम 24 घंटे सातों दिन काम करने के लिए तैयार हो? अमीर लोग तैयार होते हैं। क्या तुम कुर्बानी देने को तैयार हो उस लड़की की जिसको देख देख कर तुम जीते हो, उन दोस्तों की जिनके बिना तुम्हें चैन नहीं आता, अपने मां बाप की? इन लोगों को छोड़ना पड़ता है ताकि तुम फोकस कर सको। क्या तुम तैयार हो सब कुछ दांव पर लगाने के, और वहां दांव पर लगाने के जहां वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है, जहां से कुछ वापस आने का चांस नहीं है, पता नहीं है क्या मिलेगा बाद में, नहीं मिलेगा। और ये फोकस, ये पागलपन तुम्हें गरीब या परेशान नहीं करेगा, ये तुम्हें हर तरफ से रिच करेगा, सिर्फ पैसों से नहीं। तुम मेंटली रिच हो जाओगे, इमोशनली रिच हो जाओगे, स्पिरिचुअली रिच हो जाओगे, फिर तुम्हारी दोस्ती भी अच्छी होगी। अब आते हैं इलस्ट्रेशन पर, कैश कन्वर्टर। देखते हैं हमने अभी तक क्या हो गया। देखो क्या क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, है ना। मान लो जो भी कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, फ्लैट बन गया, फसल पक गई है,
बिल्डिंग बन गई है। अब असली काम क्या है बाबू? सेल। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? प्रोडक्शन करनी सीखी। मैंने तुमको जितना कुछ भी सिखाया वो फर्स्ट हाफ था। 50% लगा ला ना, 50-50% है ये। 50% हो गया प्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि भाई तुम ये कुछ मेरी बिना सलाह के भी कर सकते हो, मेरे से ट्रेनिंग तो आप लेकर आपका समय जरूर बच जाएगा, लेकिन आखिरकार आपको समोसे बनाने आ ही जाएंगे। समोसे बन गए, फ्लैट तैयार हो गया है, कार बन गई, सब कुछ बन गया। बनने से क्या होता है? एक सबसे जरूरी काम तो रह गया है भाई। सबसे जरूरी काम तो अब है सेल। कितने लोग हैं जो तैयार करके बैठ जाते हैं? कितने लोग हैं मैं प्रोडक्शन कर लेते हैं? सब कुछ कर लोगे, इजी है, बिना मेरे भी कर लोगे, लेकिन सेल पर आके सबकी गाड़ी रुकती है, सबकी गाड़ी रुकती है, क्योंकि लोग सेल्स को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि है ना, जिसको जरूरत होगी खरीदेगा, हमने तो समोसे बना लिए हैं, सड़क के किनारे लगा लिए हैं, लोग आएंगे समोसा देखेंगे, बोलेंगे भाई साहब कितने का है, दे दो, और खा लेंगे और एक दिन बिकने शुरू हो जाएंगे। हमने फ्लैट तैयार कर दिए हैं, किसी को बोलेंगे जिसको जरूरत होगी वो आएगा, हम फ्लैट दिखाएंगे और कहेंगे इतने पैसे दे दो, वो दे देगा। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, दरअसल देखा जाए तो वो अच्छे सेल्समैन हैं। मैं कुछ लोगों के नाम नए सिरे से दुनिया में कहने की कोशिश करता हूं। मार्क जकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाई। कितने लोग कहते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक नहीं बनाई, किसी और बंदे ने बनाई? हाँ, किसी और बंदे ने बनाई होगी। तो मार्क जकरबर्ग अच्छे सेल्समैन थे, तो प्रोडक्शन चाहे किसी ने भी की हो, है ना। कहते हैं ना कि फेसबुक चोरी हो गया जी, फेसबुक किसी और का आइडिया था, उन्होंने तैयार किया, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने चोरी करके अपना नाम कर दिया और वो अब कमा रहा है करोड़ों। हाँ, कमा रहा है क्योंकि वो ये कर रहा है। ये तो बड़े लोग कर लेते हैं, समोसे तो बड़े लोग बना लेते हैं। निकोला टेस्ला ने बल्ब बनाया, बेचा किसने? एडिसन ने, क्योंकि वो सेल्स जानता था। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, चोरी है चोरी है। अरे, बिल गेट्स अच्छे सेल्समैन है, जिसको बेचना आता है उसको बनाने का फायदा है। ये मेन है, ये 50% है, ये 50% से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये जरूरी है 50%, लेकिन इतने में बहुत लोग बैठ जाते हैं, वो अच्छे सेल्समैन नहीं होते। कई संगीत के गुरु होते हैं, महापंडित होते हैं, क्या सुर लगाते हैं जंगल में बैठे बैठे, हिरण सुनते हैं उनके संगीत, पंछी सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पब्लिक नहीं सुनती। फिर एक लौंडा जाता है गुरुजी के पांव छूता है, कहता है संगीत सिखा दो। गुरुजी सिखाते हैं, वो आधा ही सुनता है, आधा सीखता है, और उसको सेल करना आता है, और वो बन जाता है कोई ना कोई पॉप सिंगर। जिसे सेल नहीं आती वो गया, जिसे सेल आती है उसे हम कहते हैं द कन्वर्टर। जो जानता है कि यहां से समोसा डालो तो वहां से कैश कैसे निकाला जाता है। जो कन्वर्टर नहीं है उसका प्रोडक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं कौन सा बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें, कैसे शुरू करें, कोई आइडिया बताओ, ये कर ले वो कर ले। अरे, वो करना इतनी बड़ी बात नहीं है, करना इज नॉट अ बिग डील। सेल सेल के बारे में क्या सोचा है? वो कहते पहले बना तो लें फिर सेल कर लेंगे। इसीलिए आपने 1 2 3 इलस्ट्रेशन की होगी। 1 2 3 इलस्ट्रेशन में क्या है? पहले सर्विस दो, ये सर्विस सेल्समैन। जो सेल्समैन होता है कंपनी में,
वो ही तो असली जान होती है। देखो ना, ये मालिक है, इसने प्रोडक्शन करके बैठ गया है, अब वो सेल्स पर डिपेंड है। सेल्स पर वो किस लिए डिपेंड है? ताकि उसके सेल्समैन अच्छी सेल्स कर सकें। जो दुनिया में 90% लोगों के सेल्समैन बेकार जा रहे होते हैं, वो लोग अपने बना लेते हैं, है ना, डिपार्टमेंट बना लेते हैं, और अकेला आदमी बेचारा कभी इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कभी उनको भी समझा समझा रहा है। सेल्समैन उसने रखे थे ताकि वो पैसा कमा कर देंगे, लेकिन ये तो सेल्समैन को पाल रहा है उनका पापा बन के। वो कभी रो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी उन शरारतें कर रहे हैं, और सब गड़बड़ होके कंपनियां बंद हो जाती हैं। लेकिन रिच मेंटलिटी, वापस आ जाओ वही रिच रिच माइंडसेट वाले लोग, वो ऐसे होते ही नहीं है कि वो डिपेंड रहे सेल्समैन पर, वो खुद ही सेल्समैन होते हैं। रिच पीपल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सीलेंट प्रमोटर्स। अमीर लोग बाय नेचर ही चीजें बेचने वाले होते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग बाय नेचर ही प्रमोटर होते हैं। उन्हें अपनी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने आइडियाज को पैशन और जोश के साथ लोगों के सामने रखना आता है। पैशन, दीवानगी, पागलपन, खून गरम, किसी भी सेल्समैन को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होने के लिए जोश होना बड़ा जरूरी है। द वर्ड इज जोश। और ये जोश कब आता है जानते हो? जब तुम्हें गरीबी में चैन नहीं मिल रहा होता। तुम्हें एक रात भी ढंग से नींद नहीं आनी चाहिए अगर तुम गरीब हो तो। वो किससे झूठे हैं जब कहते हैं अरे बड़े बड़े गद्दों पर भी लोगों को नींद नहीं आती। कौन है ये पागल लोग? अरे अमीर लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से मरते, सालों गरीब है और गंदी बीमारियों से मरते हैं, ऊपर से इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते उनके पास। अमीरी और जोश एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग शांत होते हैं, वो वैसे दिखने में शांत लग रहे होते हैं वैसे ही शांत लगते हैं, होते नहीं है। और वो वाले अशांत गरीबों की बात भी नहीं कर रहा हूं जो गुंडे बन के घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं मुझे गुस्सा चढ़ा, शराब पी रहे हैं, चीख रहे हैं, बुर्रा बुर्रा कर रहे हैं, और तुम कहो अरे देखो बंदे में कितना जोश है। वो जोश नहीं है, वो गरीबी का साइड इफेक्ट है। वो परेशानी है उनकी, वो बीमार हैं। अच्छे सेल्समैन बनना है, खूब खूब बातें करो, खूब जोश से भरे रहो, फूटो। खुद को सेल्समैन मत समझो। सेल्स और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है टॉकिंग का, बातों का। लोगों के अच्छे दोस्त बनो, खूब बातें करो, खूब उनसे उनसे घुलो मिलो। एक ऐसे ऐसे दोस्त बनो जो उनका फायदा करवाता है, जो उनको अच्छी डील दिलवाता है, जो हर चीज के बारे में जानता है, जो बोलता रहता है, जो बोलता रहता है, बोलता रहता है। और एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा सुनता है, भावनाओं को सुनता है, लोगों के इमोशंस को सुनता है। सेल्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको बहुत बातें करनी पड़ती हैं बहुत सारे लोगों से। और देखो कितना अच्छा है, यहां पर लोग ही लोग हैं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सेल्स आसान चीज है। मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करना चाहते। सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो करने में मजा नहीं आता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि वो कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो करने में उन्हें मजा आए, लेकिन ऐसा कोई काम होता ही नहीं है। ये नहीं कि ये होगा वो होगा, कोई भी नहीं होता भाई। जानते हो दुनिया में क्या करने का मजा आता है? आराम, सेक्स। अब ये दोनों काम है कहीं? कहीं आराम करने के पैसे मिलते हैं, कहीं सेक्स करने के पैसे मिलते हैं? नहीं। गौर करो, मर्दों मर्द प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मर्दों को सेक्स करने का मजा आता है। इसलिए क्या होता है, वो डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला बन ही नहीं पाता, क्योंकि डिमांड है ही नहीं। लड़कियां मान लो कह भी दें कि हाँ जी हमें सेक्स प्रोस्टिट्यूट चाहिए, मेल प्रोस्टिट्यूट चाहिए, तो सप्लाई इतनी ज्यादा है। एक लड़की होगी तो 1500 लड़के होंगे उसके पीछे के मेरे से कर ले, मेरे से कर ले। अरे भाई इतनी डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला ही नहीं बनता।
काम कोई भी हो, चाहे आपको कितना भी नापसंद हो, आपको उसे करने में मजा आएगा जब आपको कैश मिलेगा, गारंटी देता हूं। आपको हर वो काम करने में मजा आएगा जिसमें आपको कैश मिलता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपको सांपों से बड़ा डर लगता है, ठीक है, मान लो आपको सांपों से बड़ा डर लगता है, इतनी घिन आती है कि आप सांप देख के बस भाग जाते हैं। आप सबको बता देना चाहते हैं भाई सांप, मेरे सामने सांप का नाम भी नहीं लेना, मैं सांप देख भी नहीं सकता। लेकिन आपके घर के आसपास सांप ही सांप है, पेड़ों पर सांप है, जंगल में सांप है, सड़कों पे सांप है, आपके घर के आसपास सांप ही सांप है, लेकिन आपको पता चलता है कि एक सांप की कीमत है 10 लाख रुपए। 10,000 नहीं, 10 लाख। अब मुझे बताओ, कुछ भी करके फंदा लगा के, है ना, खाना वाना रख के, चूहा मेंढक रख के खड्डे में कुछ, है ना, पाइप वाइप बिछा के तुम फंदा लगा के पकड़ोगे ना, तुमको पता है 10 लाख मिलने वाले हैं। आज की इलस्ट्रेशन करते हैं। आज की इलस्ट्रेशन बड़ी मजेदार है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम भी बड़ा अच्छा है। कन्वर्टर। आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कन्वर्टर का क्या मतलब होता है? कौन जानता है? कन्वर्टर का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाने वाला, ठीक है। जैसे ये, इसको हम एक कन्वर्टर समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से कोई चीज डालेंगे, मान लो हम यहां से समोसा डालेंगे, ठीक है, और यहां से जब आप किसी सेल्समैन को देखते हैं जो बहुत ताकत से बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है सबको, कोई ना कोई अपनी लगा हुआ है कुछ ना कुछ अपना सामान बेचने में, पूरी मुस्कुराहट दे रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको मजा आ रहा है इस काम में, और लोगों को वही काम करना चाहिए जो करने में उसे मजा आता है। इसने बिल्कुल सही लाइन चुनी है, इसको सेल्स करने में मजा आ रहा है। नहीं, उसके लिए भी सेल्स उतनी ही पेनफुल है जितनी किसी के लिए भी होती है। मोहम्मद अली हो, माइक टाइसन हो, उसैन बोल्ट हो, आप किसी भी एथलीट के बारे में पढ़ो, वो आपको यही कहेंगे कि ट्रेनिंग का एक एक सेकंड बहुत पेनफुल होता है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले मन करता है आज रहने देते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले दिल करता है छोड़ो यार क्या करना, आज छुट्टी करते हैं, लेकिन वो उस तकलीफ से गुजरते हैं हर रोज। और जब एक्सरसाइज खत्म होती है तब कहते हैं शुक्र है आज का दिन तो गया। लेकिन यही पॉइंट है, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता हूं अभी मेरे पास बैठे कितने लोग हैं कि सेल्स, यार सेल्स किसी और से करवा लेंगे ना। मैं आपको एक बंदे की बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं। मेरे पास आया और बोला मैंने ना क्या करना है, मेरे पास एक आइडिया है बिजनेस का। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता मैं जी बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए। मैंने कहा अच्छा क्या आइडिया है ऐसा जो चोरी होने चोरी होने की संभावना है, मुझे तो बता दो। उसने बहुत कहने पर ना मेरे साथ अपना आइडिया डिस्कस किया। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, गौर करना कहीं चोरी ना कर लेना तुम लोग। उसका आइडिया पता क्या था? मैं टी शर्ट्स छापूंगा और बेचूंगा। मैंने कहा इस ये आइडिया मतलब टी शर्ट्स बनाऊंगा और बेचूंगा। मैंने कहा वाह, मतलब ये तो बड़ा ही यूनिक और अजीब और, है ना, अनोखा आइडिया है, दुनिया में किसी के दिमाग में आया ही नहीं। चलो फिर भी आगे बताओ, तुमने कहा क्या प्रोडक्शन क्या सोचा है? उसने क्या कहा, कहता देखो मैंने 3 दोस्तों को अपने साथ मिलाया, एक पैसा लगाएगा, एक मतलब छपवाएगा, टी शर्ट्स बनाने का खर्चा देखेगा, और एक वो। मैंने कहा तू क्या करेगा? कहता मेरा आइडिया है ना, है ना, मतलब आइडिया, लोगों को लगता है मेरा आइडिया इतना कीमती है कि मैं एक बंदा पकड़ूंगा जो पैसा लगाएगा और एक जो काम करेगा, और मैं आइडिया वाला हूं।
मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, तेरे को दो बेवकूफ मिल गए जो पैसा भी लगाएगा, छाप के भी देगा, तो अच्छी बात है, तुम अपना ऐश करो। आगे सेल कैसे करोगे? वो बोला किसी भी दुकान पर दे देंगे, वो दुकान वाला बेच लेगा। ऐसे नहीं होता है भाई। 50%। आज देखो, आज 8th क्लास है ना, ये 8th क्लास है। 7 क्लासेस 50% है। 7 क्लासेस 50% है। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो 50% है। वो सिर्फ इधर इधर का मामला है। बाकी ये 50% बहुत ज्यादा होता है। 50% मतलब अगर ये नहीं है तो 50% का क्या करोगे? ये समझ लो तुम्हारी एक आंख है, एक टांग है बस तुम्हारी, एक हाथ है शरीर में, दूसरा हाथ ही नहीं है, क्या करोगे? कितने अपंग हो जाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। सेल्स सब कुछ है, इसी पर तो दुनिया टिकी हुई है भाई। जंगल में सुबह हर रोज सुबह जंगल में एक हिरन उठता है। जब सूरज की किरण उठती है तो एक हिरन जागता है, और हर रोज वो हिरन जानता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज दौड़ना है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे शेर से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। और उसी जंगल में हर रोज एक शेर जागता है। सूरज के साथ जैसे ही सूरज उगता है, हिरन भी जागता है, शेर भी जागता है। और शेर जानता है कि मुझे सबसे धीमे दौड़ने वाले हिरन की तलाश करनी है, नहीं तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये जानता है मुझे शेर से भी तेज दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा अगला दिन नहीं होगा। और ये जानता है कि अगर मैं सबसे धीमे हिरन जितना भी नहीं दौड़ पाया तो मैं भूखा सोऊंगा। जागते दोनों ही हैं और दौड़ना दोनों को ही पड़ता है। अब तुम सोच लो, तुम हिरन हो या शेर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रोज सुबह होगी और हर रोज तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। हर रोज सुबह होगी और हर रोज जिंदगी और मौत का सवाल है। अग्नि प्रकृति के लोग घड़ी नहीं पहनते। अग्नि प्रकृति के लोग घड़ी नहीं पहनते क्योंकि वो जानते हैं कि वो वक्त से आगे चल रहे हैं। जो वक्त से आगे चलता है वो घड़ी नहीं देखता। उसको क्या परवाह है कितने बज रहे, 7 बज रहे, 8 बज रहे, 9 बज रहे, वो वैसे ही 3 घंटे आगे होता है। घड़ी कौन पहनते हैं? घड़ी घड़ी वही पहनेगा ना जिसे देखना, वही वही लेट हो गया, वही लेट हो गया, कितने 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 बजे, कहीं मैं ना चाय पीने में बिजी हो गया, पहले मैं 5 मिनट लेट था, चाय पीऊंगा तो 15 मिनट लेट हो जाऊंगा। वो ना हिरण है ना शेर है, वो गधे हैं। ये कहना बंद करो कि मैं कल करूंगा। ये कहना बंद करो कि बाद में करते हैं यार। जब भी डिसीजन लेना है, जब भी डिसीजन लेना है, ये सोचो या तो मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। मत करो। देखो, किसी काम को नहीं करने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज लोगों को समझाता हूं बार बार, आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके। किसी चीज को ना करना, तो ये फैसला करना कि यार मैं करूंगा ही नहीं, मत करो, कुछ और कर लो भाई। लेकिन कल करूंगा, ना 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 ना, ये जहर अपने आप को मत दो। ये बीमारी खुद को मत लगने दो, ये बड़ी गंदी बीमारी है। कल करूंगा, मत करो, कोई बात नहीं। आप देखो, कुछ लोग होते हैं ना, मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल करूंगा। मत करो भाई, दुनिया में मोटे लोग भी हैं, अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। अब है ना, बिल गेट्स कौन से रोज मसल्स बनाते हैं, इलॉन मस्क कौन से मसल बना के बैठे हैं, मार्क जकरबर्ग का पेट देखा है, निकल रहा है बाहर, सब मोटे मोटे व्यापारी हैं। कौन बना? मत करो। लेकिन करना है तो फिर भाई करो या मत करो। ये मत कहो कल से करूंगा। कल से करूंगा मतलब तुमने आज भी मार दिया, कल भी मार दिया। मैं आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूं। एक चीज होती है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट लेने की सोचो। आपकी जितनी भी उम्र है ना, सोच लो भाई 40 से पहले मैं रिटायर हो जाना चाहता हूं। और यही असली जिंदगी होती है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं था कि कुछ नहीं करेंगे, कहीं जंगल में चले जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब होता है जैसे बिल गेट्स रिटायर हो चुका है,
मार्क जकरबर्ग रिटायर हो चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रिटायर हो चुके हैं, वो काम तो चल ही रहा होता है ना, काम को तो जाके बस उन्होंने स्टीयरिंग ही संभालना होता है, गाड़ी तो बन गई है, स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है। 40 से पहले, 40 साल की उम्र से पहले इतना काम कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि 40 के बाद तुम्हें कुछ ना करना पड़े, क्योंकि ये बात अच्छी तरह समझ लो, बुढ़ापा और गरीबी इन एक साथ बड़ी गंदी होती है बाबू। जवानी में तो लोग तुमसे दोस्ती करते हैं, तुम्हारे मुंह में रोटी डालते हैं तोड़ के, है ना, देखा दोस्त, देखा ना कैसे रोटी खिलाते हैं अपने दोस्त को। बुढ़ापे में कौन खिलाता है? बच्चे नहीं खिलाते। पहली लाइन इस क्लास की आज की इलस्ट्रेशन मैंने शुरू ही ऐसे की है, बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना, बच्चे नहीं पालते। पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि 40 के बाद तुमको चिंता ना हो, बैठ के खाओ। सेल्स मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे टफ जॉब है सेल, और वो तुम किसी और के ऊपर डाल देते हो, है ना। तुम सोचते हो सेल्समैन रख लूंगा, वो लोगों को सेल किया करेंगे, मैं प्रोडक्शन करके अंदर बैठ के पूछूंगा अभी तक सेल क्यों नहीं की, है ना। कभी मैं इनको डांटूंगा, कभी मैं उनको डांटूंगा, और कहूंगा तुम्हारा ग्रुप कर क्या रहा है। फिर तुम चिल्लाने के नए नए स्टाइल देखोगे। लोग क्या करते हैं, लीडरशिप की बुक्स पढ़ते हैं। लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे तरीके खोजते हैं कि सेल्समैन को कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो ज्यादा सेल करे। मतलब वाह बेटा, है ना। असली काम दूसरों से, शाबाश। सबसे मुश्किल काम होता है सेल्स, और सेल्स ही आपको सक्सेस देती है, और कोई चीज, प्रोडक्शन आपको सक्सेस नहीं देती, आइडिया आपको सक्सेस नहीं देता। कहते हैं ना, ग्रेट आइडिया, आइडिया होना चाहिए, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। हाँ तो हाँ ठीक है, एक आइडिया ने आपको, आइडिया आ गया, आपने प्रोडक्ट भी बना दिया, बहुत अच्छा आइडिया, लोग कह रहे हैं वाह वाह बहुत बिकेगा, बेचेगा कौन? उसके लिए सेल्समैन रखोगे? सेल्समैन कौन है? बेचारे आम लोग जो 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 आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, मुश्किल काम नहीं करना चाहते। चलो सेल्स में देखते हैं क्या क्या करना चाहिए आपको। सेल्स कैसे की जाती है? सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स का पिचिंग। पिचिंग मतलब बोलना, लोगों को समझाना। लोग कब आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं? जब आप उनसे कहते हैं कि खरीदो। सेल्स सेल्स कैसे की जाती है? आपको लोगों को बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि खरीदो। उनके पास पैसे होते हैं, आपके पास सामान होता है, आपको उन दोनों चीजों को आपस में मिलाना है, और यही मुश्किल है। लोग फ्लैट बना देते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, अच्छा फर्श बनाते हैं, अच्छा पेंट करते हैं, अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं घर का, और उसको बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें पिचिंग नहीं आती। व्हाट इज पिचिंग? पिचिंग का मतलब होता है अपनी कंपनी के बारे में बताओ, शुरू से लेकर अंत तक बताओ, कंपनी किसने शुरू की, कैसे शुरू की, कंपनी का मिशन क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एवरी फकिंग लिटिल डिटेल। लिसनर को ऐसा लगना चाहिए कि तुम पड़ोस में ही रहते हो, उन्हीं के कोई कोई आप अपने ही लोग हो, जो उनकी मदद करना चाहते हो, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो आप ही में से निकले हुए लोग हैं, फॉरेन से वापस आए हुए लोग नहीं है। आपको कहीं से भी फॉरेन रिटर्न नहीं लगना है। अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ही एकमात्र शुरुआत है आपकी सेल्स की। हालांकि पिचिंग पूरी सेल नहीं होती है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। बायर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो सुनना चाहता है, किसी एक ऐसे इंसान से बात करना चाहता है जो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता हो, कंपनी के बारे में सब कुछ जानता हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जानना चाहते हैं। देखो, लोगों की एक साइकोलॉजी को समझो। दे दे हंगर नॉट टू इंफॉर्मेशन बट इनसाइट। लोग इंफॉर्मेशन के इतने भूखे नहीं होते जितने अंदर की जानकारी के भूखे होते हैं, है ना। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं दोबारा दोबारा बोल देता हूं, अच्छी तरह समझो।
लोग इंफॉर्मेशन के इतने भूखे नहीं होते जितने वो अंदर की जानकारी के भूखे होते हैं। क्या चल रहा है हमें भी बताओ, असल में क्या है। आप आपने कई बार देखा है, आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो अच्छा सेल्समैन आपको क्या कहता है, वैसे तो ये इतने का है, मैं आपको ये माफ करवा दूंगा, वो माफ करवा दूंगा, ये पैसे तो कंपनी ने यूं ही लगाए होते हैं। बंदा कहता है हाँ, वो जानना चाहते हैं अंदर क्या चल रहा है, दीवारों के पीछे क्या खेल चल रहा है, और उस खेल को समझने के लिए बायर पैसे देता है। आपने एक चीज नोटिस की है, पैक्ड चीजें, अगर आप पैक्ड चीजें बनाते हैं तो उसकी एक एक यूनिट हर आदमी तो सिर्फ इसलिए खरीद लेगा, खोल के देखे अंदर क्या है, व्हाट इज द फकिंग थिंग इनसाइड। इनसाइट क्या है, रहस्य। क्रिएटिविटी का फॉर्मूला क्या है, रहस्य और सरप्राइज, मिस्ट्री एंड सरप्राइज, यही क्रिएटिविटी होती है। लोग जानना चाहते हैं अंदर क्या चल रहा है, वो क्या है, वो दीवार के पीछे, वो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं, हमें क्यों नहीं बता रहे। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, आपकी सर्विस कुछ भी हो, वो दीवारों के पीछे होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, पर्दा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी कि सेक्स जो है ना, सेक्स की जो दुकान है, मर्दों की सेक्स की दुकान अच्छी नहीं चलती है। मर्दों की सेक्स की दुकान अच्छी नहीं चलती है, किसकी अच्छी चलती है? है ना, देखो ना, मर्द अगर सेक्स प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर बन के बैठ जाए तो इतना उसको कोई अच्छी कमाई नहीं होगी, लेकिन लड़कियों को होती है। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं हाँ मुझे नहीं चाहिए, पर्दा, शर्म, है ना, हया, ये क्या कर रहे हो, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है ना, रेट बढ़ रहा है, देखा देखा, डिमांड और सप्लाई। अब लड़कियों के साथ एक क्या होता है, डिमांड तो होती ही होती है। देखो, चाहे मर्द प्रोस्टिट्यूट हो चाहे औरत प्रोस्टिट्यूट हो, डिमांड तो दोनों तरफ है। औरतों को मर्द प्रोस्टिट्यूट चाहिए, मर्दों को औरतें प्रोस्टिट्यूट चाहिए। लेकिन मर्दों की सप्लाई बहुत ज्यादा है, खुले सांड घूम रहे हैं। लेकिन औरत चालाक है, वो जानती है पर्दा है नहीं वो। अगर आप किसी कोठे पे जाएंगे, है ना, दरवाजा खटखटाएंगे, आंटी बाहर आएगी, आप पूछोगे, है ना, शिल्पा है नहीं वो, गांव गई है। आप पूछोगे कोई और है, नहीं है, आज कोई नहीं है। फिर और बैठोगे, थोड़ा और पूछोगे, अरे आंटी कोई तो, हाँ है, वो अभी वो छोटी है। डिमांड और सप्लाई का खेल। पीपल आर हंगर नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट इनसाइट। वो जानना चाहते हैं अंदर क्या चल रहा है, हमें बताओ। असली सेल्समैन कौन होता है? जो लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनता है और पता करने की कोशिश करता है कि उनकी बातों में क्या मिसिंग है, उनकी इच्छा में कौन सी कमी है, कौन सी चीज पूरी करनी है। कस्टमर को कोई परवाह नहीं होती फीचर्स क्या है, कस्टमर को कोई परवाह नहीं होती टेक्नोलॉजी क्या है। कस्टमर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ता, कस्टमर कंपनी के साथ नहीं जुड़ता। कस्टमर को एक चीज चाहिए होती है, इफ यू कैन सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम, क्या तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप अपनी टेक्नोलॉजी गिनाते रहो बैठकर, आप ये बताते रहो हमने जो मशीन मंगाई है जी वो जापान से आई है, उसकी जैसी कोई मशीन ही नहीं है। वो पूछेंगे मशीन करती क्या है। अगर आप नहीं लोगे, देखो भाई, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स, योर कंपटीटर्स विल। अगर आप अपने कस्टमर की केयर नहीं कर रहे हैं तो कंपटीटर तो कर रहे हैं ना। अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो बाबू दुनिया में बाकी तो अच्छे सेल्समैन बैठे हुए हैं ना। तुम अच्छे सेल्समैन नहीं हो और तुम सोच रहे हो यार इस बार छूट गया, कल अच्छा करूंगा, अरे तुम्हारे कॉम्पिटिटर उड़ा के ले जाएंगे। तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह समझना है, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें आराम नहीं करना है।
तुम्हें सेल्स की कोशिश करते रहना है। अगर तुम्हारी छोटी सी दुकान है, अगर तुम आज समोसे बेच रहे हो तो कल तुम प्रॉपर्टी बेचोगे, है ना। 10 रुपए का समोसा और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है 10 रुपए का समोसा बेचने वाला, वो कभी ना कभी तुम बड़े होगे, आगे बढ़ोगे, वही एक्सपीरियंस तुम्हारा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने में भी काम कर रहा होगा। सेल्स का एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं जाता। सेल्स की कोशिश करो, सेल्स सीखो, सेल्स करनी चालू करो, कुछ भी बेचो, जो भी, जहां भी तुम्हें जॉब मिलती है, जहां भी तुम्हें सर्विस का मौका मिलता है, जाओ और उनसे कहो मुझे मुझे सेल्स करने दो, और सेल्स करते रहो, करते रहो, करते रहो। सड़क पर चिल्ला के कहो ले लो भाई साहब, ले लो भाई साहब, ले लो भाई साहब, ले लो भाई साहब। अपना अपने अंदर की झिझक खोलो, क्योंकि आने वाला जीवन पूरा तुम्हें सेल्समैन ही बनना है। हर बिजनेसमैन खुद ही सेल्समैन होता है। मैं आज तुम्हारे दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देना चाहता हूं कि तुम प्रोडक्शन करोगे और सेल्समैन रख लोगे जॉब पर। सेल्समैन नहीं होते हैं। मुझे देखो, मैं खुद ही काम करता हूं, खुद ही सेल्समैन हूं मैं। कितने सालों से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं खुद ही सेल करता हूं, मैं खुद ही कहता हूं, अपनी सर्विस देता हूं, लोग आते हैं, उनको अटेंड करता हूं, खुद ही पैसे बताता हूं, खुद ही सब। वो कोई वक्त होता है जब धीरे 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 आपको दूसरे लोग रखने पड़ जाते हैं, वो तो फिर हो गया ना कि आपका बिजनेस मैच्योर हो गया ना। बुरे सेल्समैन के बच्चे कमजोर होते हैं, ये एक चाइनीज कहावत है शायद। बुरे सेल्समैन होते हैं ना, उनके बच्चे कमजोर होते हैं, पतले पतले। तो वो ऐसी बात मानी जाती है, जिनके बच्चे पतले पतले और कमजोर हो, तो वो ऐसा फटाफट अंदाजा निकालते हैं कि इसका बाप एक बड़ा कमजोर सेल्समैन है। फॉलो अप लो, ठीक है, पिचिंग हो गई, फॉलो अप लेना चाहिए। फॉलो अप क्या होता है? उनसे बार बार पूछना, उनको बार बार कहना, उनको याद दिलाना। आप किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहे हो, आप किसी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़े हो। पहले पिचिंग दो, उन्हें अच्छी तरह समझाओ, अपने अनुभव बताओ, आपको क्या फायदा हुआ, दूसरों को क्या फायदा हुआ, आप कितने सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप कब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लोगों की हेल्प कर चुका है, उन लोगों के रेफरेंस दो, उन लोगों के फोन नंबर दे सकते हो तो दो। आजकल तो हम लोग किसी की फोटो लगा सकते हैं, आजकल तो हम किसी की वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, इतना स्पेस होता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या आपके पास एक मोबाइल है, तो आप सेटिस्फाइड कस्टमर्स की वीडियोस बना सकते हो, और उनको वीडियोस को रखो और लोगों को दिखाओ कि ये देखो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, इनसे हमने पूछा है। लोग लोग दूसरे इंसानों को देखते हैं, जब लोगों के चेहरे देखते हैं तो विश्वास करते हैं। देखो, कस्टमर जो होता है वो तुम्हारे मुंह से इतना निकली बात पर इतना यकीन नहीं करता है, जितना वो लोगों की बात पर यकीन करता है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस बारे में। पेमेंट करने का तरीका आसान होना चाहिए, कई तरीकों से बंदा पेमेंट कर सके। आपने देखा है ना, कार कार बेचने वाले लोग होते हैं, वो आपको अपना क्या नाम है ना, लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छी एचडी क्वालिटी की इमेजेस तैयार करो, वीडियोस तैयार करो। तुमको कन्वर्टर बनना है, ये समझ लो कि तुम्हें सोना ही नहीं है जब तक तुम किसी चीज को बेच ना लो। तुम ये कहकर नहीं अपना पल्ला झाड़ सकते यार मुझसे नहीं हो रहा सेल्स, और कुछ बताओ, और कोई काम नहीं होता सेल्स के अलावा। इस दुनिया में एक ही काम है, सेल्स। सेल्स के ही बाकी बदले हुए रूप है। प्रोडक्शन बाद में आती है, पहले सर्विस आती है। हमने 1 2 3 इलस्ट्रेशन की है ना। सेल्स करने में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। बताता हूं, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं। इंग्लैंड में एक आदमी था, उसकी ना बेकरी की दुकान थी। वो बेकरी पर बड़े अच्छे केक बनाता था, लेकिन उसके केक कुछ ज्यादा बिकते नहीं थे। तो उसने कुछ क्रिएटिव तरीका निकाला। बात को समझो। देखो, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे, एक ही सेम पैटर्न को बार बार दोहराते रहेंगे, जबकि आपको सेल्स में बार बार खुद को अपडेट करना चाहिए, नए तरीके अपनाने चाहिए, कोई ना कोई क्रिएटिव रास्ता ढूंढना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने का। खैर,
इंग्लैंड में जो बंदा था उसके पास केक थे, वो अपना केक बेचना चाहता था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो लोगों को कहता था, आवाज लगाता था, वहां पर बहुत सारे केक वाले थे तो उसका केक कौन खरीदेगा। फिर उसने क्या किया, उसने थिएटर में, वो किसी को जानता था, उसने थिएटर में एक शो करवाया। एक स्टोरी थी, उस स्टोरी में क्या होता है, शुरू शुरू में एक लड़की का कत्ल हो जाता है और उस लड़की के कत्ल का शक 5 लोगों पर है। ठीक है, 5 लोगों पर लड़की का कत्ल का शक है। शो चलता रहता है, नाटक आगे बढ़ता रहता है, स्टोरी आगे चलती रहती है, पहले इस पे शक जाता है, फिर उस पे शक जाता है, फिर इस पे शक जाता है, इस पे शक जाता है, एंड में पता चलता है कि लड़की के पति ने ही उसको मार दिया, क्योंकि उस लड़की ने, ठीक है, बेकर स्ट्रीट शॉप नंबर 54 का केक उस आदमी को बहुत पसंद था, लेकिन उसकी बीवी ने बिना उसको बताए उसका केक खा लिया, जिससे उस पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार दिया। सब लोग हंसते हैं, हा हा हा, और सबके दिमाग में क्या हो जाता है, बेकर स्ट्रीट में शॉप नंबर 54 में जो बेकर है, जो अच्छा केक बनाता है, उसका केक इतना अच्छा है कि लोग अपनी बीवी को मार देते हैं अगर वो बीवी उनसे बिना पूछे उनका केक खा ले तो। वहां पर एक जोक बन गया, एक कहावत बन गई। देखा है ना आपने, कभी कहावतें सुनी हैं, जैसे जो मजे छज्जू के चौबारे वो बुल्ख ना बुखारे, है ना, ये कहावत है। और छज्जू कोई बात नहीं है, छज्जू एक अच्छा खासा अच्छी दुकान थी जो सच में थी, लेकिन एक कहावत मशहूर की गई थी कि जो छज्जू के चौबारे पे मजे आते हैं, ना वो बुल्क में आते हैं ना बुखारे में आते हैं। रेड बुल कंपनी ने क्या किया था, देखते जाओ, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी को समझो। रेड बुल ने क्या किया, उसके कैन बिक नहीं रहे थे। रेड बुल आया और उसकी वो, अगर आप गौर से देखो तो रेड बुल का जो कैन है वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। रेड बुल लॉन्च हुआ, उसने ट्रेडिशनल तरीके से अपना किया, क्या नाम है उसका, एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ बिक नहीं रहे थे उसके उसके रेड बुल के केन। एक बार रेड बुल ने क्या चाल चली, उसने क्या किया, रात को सैटरडे और संडे के बाद मंडे सुबह को क्या किया, रात को अपने खाली केन्स को निचोड़ निचोड़ कर पिचका पिचका के सारे डस्टबिन भर दिए, सड़कों के किनारे भर दिए। अगले दिन जब लोग सड़कों पर गुजर रहे थे तो वो हर कहीं रेड बुल के खाली कैन देख रहे थे और कह रहे थे, अरे अरे, लोगों ने इतना पिया है, मतलब ये, जब वो उन्होंने उसको शॉप में देखा तो बोला, ये दो यार, ये तो परसों लोगों ने लगता है बहुत पिए, बाहर तो ढेर लगा हुआ है खाली केन्स का। और अचानक वो बहुत ज्यादा बिकने लगा। ज- अच्छा, रिवाज होते हैं, देखते हैं, क्रिएटिव तरीके सेल्स के लिए रिवाज होते हैं, कुछ लोग रिवाज बना देते हैं। अब दहेज क्या है, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो दहेज कपड़ा बेचने वालों की चाल है। वो कहते हैं, देखो जी, बच्ची की शादी हो रही है, कपड़े तो देने ही पड़ेंगे इतने, अरे बुआ के लिए सूट नहीं लेके जाओगे, ये कौन कह रहा है, बुआ नहीं मांग रही इतने सूट, वो तुम्हें लगेगा अब मांग रही है, क्योंकि छेड़ जब इन्होंने उनको आदत ही डाल दी है। ये कपड़े बेचने वाले, गहने बेचने वाले लोग होते हैं जो दहेज की आदत डालते हैं, बर्तन बेचने वाले लोग होते हैं, ये व्यापारी होते हैं जो रिवाज बनाते हैं। जबकि नाम किसका लगता है, लड़के वालों का, कि लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले, लड़की के बाप का नाम लगता है कि इतना महंगा, महंगी शादी क्यों कर रहे हैं। अरे बाजार बड़ा डेंजरस होता है भाई, देख रहे हो बाजार, आज क्या बाजार चल रहा है, कोरोना के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग है, इन्होंने अपनी दवाइयां बेचनी है। एक समोसे वाला आवाज देगा, समोसे खा लो, समोसे खा लो, है ना, एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाएगा, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो। लेकिन एक डॉक्टर क्या आवाज देगा, आपने कभी सोचा है, डॉक्टर अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएगा। वो क्या करते हैं, वो लोगों में वहम फैलाते हैं, क्रिएटिव वे।
देखो मैं साफ कर दूं यहाँ पर, मैं कोई डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ। बाकी लोग जैसे डॉक्टरों को गालियां देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, उनका तरीका है पैसे कमाने का। बाबा भी तो पैसे कमाते हैं। अभी ये दहेज वाले मैंने बताया, ये भी तो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज को बड़े जोर देकर कहना चाहता हूं कि 90% से ज्यादा डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं भाई, अच्छे लोग ही डॉक्टर बनते हैं। हाँ 10% बेशक, 10% क्या, 2% की तो मैं गारंटी लेता हूँ कमीने होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं। लेकिन 90% की गारंटी भी मैं लेता हूँ, अच्छे लोग होते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। वो डॉक्टर हैं भाई, अपना काम करते हैं, पैसे लेते हैं, तुम्हारी जान बचा लेते हैं। खैर हम बात कर रहे थे, डॉक्टर को अगर कस्टमर खींचना है तो वो कैसे खींचेगा? अब वो तो चिल्लाएगा नहीं है ना कि दवाई ले लो, दवाई ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन। उसका उसका काम है चुपचाप बैठना सिर नीचे करके और अफवाहें फैलाना। वो अफवाहों पर चलते हैं। आज जो कोरोना चल रहा है ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है, ये स्ट्रेस का पेंडेमिक ज्यादा है, ये मानसिक बीमारियों की महामारी ज्यादा है। जब आप परेशान होते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप घबराते हैं, आपका दिल कांपने लगता है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको लगता है मेरा ऑक्सीजन कम हो गया। अगर आप टीवी बंद कर दें तो आपको कोरोना नहीं होगा। घबराहट से लोगों की सांस चढ़ जाती है, घबराहट से ऑक्सीजन कम हो जाती है, फेफड़े सही काम नहीं करते, सब कुछ खराब हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कोरोना हो गया जी। कोरोना का मतलब है डर। मेरा क्या काम है, मैं ब्रेन सिंगर, मेरा काम है मैं लोगों को मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकालता हूं, मैं लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाता हूं। जैसा मैंने कहा, मुझे आज तक जुकाम तक नहीं हुआ, मेरे किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं होता है। हो भी जाए तो 5-6 दिनों में ठीक हो जाता है, कभी कभी। हाँ लेकिन मैं ये नहीं गारंटी लेता कि मेरे स्टूडेंट के माँ बाप के साथ क्या होगा, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट थोड़ी ना है। क्रिएटिविटी, चलो वापिस आ जाते हैं। क्रिएटिविटी, देखो चॉकलेट जो थी है ना, वो किसी जमाने में बच्चों के खाने वाली चीज थी, बहुत कम बिकती थी। मुझे वो दिन याद है जब लोग कहते थे अरे यार वो बच्चों के खाने वाली चॉकलेट देना, तो बच्चे खाते थे चॉकलेट, बच्चे खाते थे। तो ये कैडबरी और ये जो जितनी कंपनियां हैं, इन्होंने एक चीज सोची कि हम अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। क्रिएटिविटी से उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या किया, उन्होंने चॉकलेट को बच्चों की चीज ना करके कपल्स की चीज बना दिया। उन्होंने इसको प्यार बना दिया, है ना। उन्होंने कहा अरे अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते तो उसको चॉकलेट दो। और लड़कियां भी अब चॉकलेट खाती हैं, है ना। अब उन्हें भी लगता है कि चॉकलेट हमारी चीज है, जबकि थोड़ा पीछे चले जाओ तो लड़कियों को चॉकलेट दो, वो कहती है मैं बच्ची हूं, मुझे चॉकलेट दे रहा है पागल। वो चॉकलेट आगे किसी अपने भतीजे को, अपने भाई को दे देती है। पुराने समय की किसी भी आंटी को अगर आप चॉकलेट दोगे वो नहीं खाएगी। क्योंकि तब एडवर्टाइजमेंट ये नहीं बता रही थी। फ्री स्टफ दो लोगों को, है ना। यंगस्टर्स को पकड़ो, यंगस्टर्स क्या करते हैं, वो आपकी पब्लिसिटी फ्री में करते हैं। यंगस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर एक कीड़ा होता है, वो हर चीज को बहुत बढ़ाते रहते हैं, दूसरे को बताते हैं, आगे बताते हैं, आगे बताते हैं, चोरी करते हैं, उसको फैलाते हैं, उस तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी कंपनियों का लाखों लाखों की पब्लिसिटी यंगस्टर्स कर देते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स बड़ी तेजी से चीज को फैलाते हैं, एक दूसरे में वो ग्रुप बनाते हैं, वो खुद को दूसरों से स्मार्ट दिखाते हैं, वो दूसरों से एडवांस दिखाते हैं, और वो होशियार बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को बहुत फैला देते हैं। कोई कंपनी शायद 20 लाख रुपए खर्च करके जितनी पब्लिसिटी करेगी, उतनी पब्लिसिटी यंगस्टर्स फ्री में कर देते हैं शरारतों में। और अगर ऊपर से उनको ये कह दिया जाए कि ऐसा मत करना, मत करो, नहीं करना, तो वो और करेंगे। जो यंगस्टर होते हैं अक्सर वो, है ना, क्रांतिकारी होते हैं, वो कहना ना मानने वाले होते हैं, वो चीजों को तोड़कर उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने देखा ना तो कुछ एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखें तो उसमें दिखाते हैं कि यंगस्टर्स बैरियर तोड़कर जा रहे हैं, दीवार टाप कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता।
हैं, अगर आप उनसे कहो कि ये नहीं करना तो वो उसको ज़रूर करते हैं, तो आप उनकी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको उनसे बहुत सारा काम करवा सकते हैं, ऐसा काम करवा सकते हैं जिसको अगर आप किसी अ, एजेंसी को दो तो वो एजेंसी आपसे बहुत सारा पैसा ले लेगी। लेकिन यंगस्टर्स आपके लिए वो काम फ्री में कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ शरारत करनी होती है और उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है? फिर देखते हैं देखो क्रिएटिविटी जो होती है ना वो ऑलमोस्ट आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी से अ, ठीक कर सकती है, सेल्स की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकती है, डिमांड की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकती है, सप्लाई की प्रॉब्लम भी ठीक ठीक कर सकती है। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कभी ये मत सोचो कि जिसको लेना होगा लेगा। अरे नहीं भाई, जिसको नहीं लेना उसको भी अगर तुम बेच पाओ तो ये एक आर्ट है। सेल इज एन आर्ट। पेंटिंग बनाना आर्ट नहीं है, पेंटिंग को सेल करना आर्ट है। दवाई बनाना आर्ट नहीं है, दवाई को बेचना आर्ट है। फिर चाहे आपकी दवाई सिर्फ पानी हो। ये जो कोरोना आया है ना, ये सिर्फ कुछ नहीं है, कोरोना नहीं है, वो उनको पैसा कमाने का तरीका है। अभी गौरी शंकर मेरे को पिछले हफ्ते क्या कह रहे थे, कोई देखो गौरी शंकर ने कितनी मासूम बात की मुझसे मुझसे गौरी शंकर कह रहे थे, सर कोई क्रांतिकारी क्यों नहीं उठता, कोई ऐसा इंसान भारत में क्यों नहीं आता जो सब ठीक कर दे, कोई नेता, कोई ऑर्गेनाइजेशन उठे, कोई कोई ऐसा आदमी उठे जो कहे, है ना, एकदम आए और कहे ओए तुमने क्या गंद डाल रखा है, तुम बैंक वालों ठीक से लोगों के पैसों का ध्यान रखो, पेट्रोल के दाम कम करो, सब्जी सस्ती करो, है ना, और डॉक्टर लोग तुम मरीजों का इलाज फ्री में करो, गंद डाल रखा है ना, कोई किसी को नहीं डराएगा, कोई किसी को नहीं धमकाएगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो पूछ रहे हैं कोई क्रांतिकारी क्यों नहीं आता, नहीं आएगा कोई क्रांतिकारी, क्यों आएगा? कुछ गलत हो रहा हो तो आएगा ना, सही तो हो रहा है। जब एक देखो लोग डराकर ही बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर आपको डराकर बिजनेस कर रहे हैं या पॉलिटिशियन आपको डराकर बिजनेस कर रहे हैं। अरे एक एक टूथपेस्ट आपको डराकर ही तो टूथपेस्ट बेचती है कि भाई आपके दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। ये वाले कपड़े खरीद लो नहीं तो लोग आपको गरीब समझेंगे, ये परफ्यूम खरीद लो नहीं तो लड़कियां आपको पसंद नहीं करेंगी, है ना, ये वाला पेन खरीद लो नहीं तो पास नहीं होगे। तब तब क्यों नहीं आप कहते कोई क्रांतिकारी क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपकी पसंद की ठगी है, वो आपको पसंद आ रही है। आपको धीरे धीरे कोरोना भी पसंद आएगा, आप इसके यूज टू हो जाएंगे। और ये सिर्फ धंधा चल रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, मैं मोदी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मुझे मोदी बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि और क्या उम्मीद, मुझे कोई अच्छे की उम्मीद थोड़ी थी, मुझे तो पता था ऐसे निकलेंगे सब। हाँ मैं चाहता हूं कोई आए और मैं कहता हूं वो मैं हूं। मैं चाहे नेता नहीं हूं लेकिन अगर मुझे नेता बनाओ तो मैं करूंगा। मतलब मैं कभी ये नहीं कह रहा कि कोई क्रांतिकारी क्यों नहीं आ रहा, मैं हूं वो क्रांतिकारी। तुम्हें बनना है वो क्रांतिकारी। मेरे से हुआ तो ठीक है, नहीं तो बिना किए मर जाएंगे या करने की कोशिश करते करते मर जाएंगे। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कोई आए। कोई कौन आता है? और वहां सेल चल रही है, वो आर्ट है। कोरोना इज एन आर्ट। देखा, WHO और ये सब मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब सिरम बिक रही है, सबको इंजेक्शन लग रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। डर डर के लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं और डर डर के ही मर रहे हैं। मरने वालों ने वैसे भी मरना है। देखो हर इंसान दुनिया में मरता है, सबको बीमारियां होती हैं, कोई आराम से नहीं मरता। कोई ऐसा नहीं होता कि भैया बिल्कुल स्वस्थ था, कभी छींक भी नहीं आई, एक दिन सोया और सुबह उठा ही नहीं, ऐसे कोई नहीं मरता। मरना सबको होता है, लेकिन सब जैसे पहले पंडितों के पास जाके मरते थे, आजकल सब डॉक्टर के पास जाके मरते हैं। देखो एवरी सिंगल थिंग यू सी ऑन स्क्रीन केम आउट ऑफ समबडीज क्रिएटिविटी।
तुम कहीं भी टीवी पर कहीं भी कोई चीज देखते हो, वो किसी की क्रिएटिविटी से आ रही है, वो कुदरत आपको डिलीवर नहीं करती है, वो ईश्वर ने आपको नहीं दी है, वो किसी पेड़ पर नहीं उगा है। ये जो शो आप अभी देख रहे हैं मुझे लाइव, ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैं इसे पैदा कर रहा हूं। इट डजंट एग्जिस्ट। ये क्लास एग्जिस्ट नहीं थी, मैं इसे एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं ईश्वर हूं। अगर तुम किसी चीज को बना सकते हो तो तुम ईश्वर हो। द ओनली थिंग ह्यूमन कैन डू इज आर्ट। ये एक सपना है, तुम लोग देखते हो, मैं कर रहा हूं। क्रिएटिविटी इज ब्रेकिंग रूल्स। क्रिएटिव होना चाहते हो तो रूल्स ब्रेक करना सीखो, इन्वेंटिंग करना सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, चीजों का रिस्क लो, ग्रो करो, फन करो, हैव फन। दूसरों से सीखो, सीखते रहो, सबका काम देखो, इसका भी काम देखो, उसका भी काम देखो, सबका काम देखो, सीखते रहो, सीखते रहो। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था। तुम्हें बिगिनर बनना है। सेल्स शुरू करो। सेल्स की हिचकिचाहट अगर तुम्हारे अंदर से नहीं गई तो लक्ष्मी भूल जाओ। प्रोडक्शन से पैसा नहीं आता है, बिजनेस शुरू करने से पैसा नहीं आता, सेल्स से पैसा आता है। कन्वर्ट कन्वर्टर नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। इतने अच्छे बनो, इतने शानदार काम करो कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सकें। सक्सेस क्या होती है? ये सक्सेस है। तुम, ये क्या है? फेलियर। ये सक्सेस है। तुम, ये क्या है? फेलियर। ये सक्सेस है। ये क्या है? फेलियर है। फेलियर। फेलियर। ये फेलियर है। सक्सेस ऐसे आती है, फेलियर से होती हुई। फिर फिर तुम खत्म हो जाते हो। ये खत्म थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी कि तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा और ये जी फिनिश। ना ना ना, ये फिनिश लाइन कभी नहीं आती। इट डजेंट एग्जिस्ट। यही चलता रहता है। ये है लाइफ। सक्सेस जंप करती रहती है, फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर, विदाउट लूजिंग जोश। तुम्हारा जोश कभी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें कभी नहीं हारना है। एक सेल्समैन को हमेशा ही एक बड़ी ही समझदार छवि बनाकर रखनी चाहिए। जबकि मैं देखता हूं अक्सर जो सेल्समैन होते हैं वो बातूनी, शरारती, है ना, हरामी टाइप के बनकर घूमते रहते हैं, पान खाते रहते हैं, यहां वहां थूकते हैं। मैं मानता हूं वो अच्छी सेल्स कर लेते हैं, लेकिन वो जितनी सेल्स कर सकते हैं, जितनी सक्सेस पर पहुंच सकते हैं, उसका बस 20% ही पहुंच पा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी छवि समझदार नहीं होती है। बहुत सारे लोग सेल्समैन बनते हैं, आपने बाजार में देखे होंगे, वो सेल्समैन घूम रहे हैं, सेल्समैन ही सेल्समैन घूम रहे हैं, पर वो बड़े आवारा से बने हुए हैं। पता नहीं क्यों, पता है क्यों आवारा बने हुए हैं? क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो अच्छे पढ़े लिखे नहीं होते। वो स्कूलों में शरारतें करते हैं, टीचर को तंग करते हैं, है ना, लड़कियों को छेड़ते हैं, अच्छा पढ़ने वाले लोगों को तंग करते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं साला पढ़ाकू, और खुद सेल्समैन बनते हैं बाद में। मैं उनकी तारीफें नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। वो वो एक घटिया सेल्समैन है। मतलब ठीक है, थोड़े बहुत सेल कर लेते हैं, लेकिन वो उतनी उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का इंसान का हक है। तुम्हें अपना जोश बचाकर रखना है दुनिया की नेगेटिविटी से। तुम्हें सेल्स करनी है, सेल्स ही सब कुछ है, सेल्स से ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें कन्वर्टर बनना है। जो कन्वर्टर नहीं है वो फिर कुछ भी नहीं है भाई साहब। दिस इज द गेम। ये है वो पेज, यहां से समोसा डालो, वहां से कैश निकले। अच्छा, रिवाज होते हैं, देखते हैं क्रिएटिव तरीके सेल्स के लिए रिवाज होते हैं।
कुछ लोग रिवाज बना देते हैं। अब दहेज क्या है? अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो दहेज कपड़ा बेचने